हेलो मेरे प्यारे युवा वैज्ञानिकों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपकी नेहा मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का इस प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी फाउंडेशन क्लासेस पर। तो क्या आप लोग तैयार हो आज के नए एडवेंचर के लिए? तो चलिए, तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा धातु और अधातु के संसार के बारे में। यशवंत एंड आनंदी लिव इन ए विलेज इन राजस्थान। बेटा दो बच्चे हैं, यशवंत और आनंदी, राजस्थान के गांव में रहते हैं। Their school has assigned them a project to learn about craft persons who work with metal. उनके स्कूल में उनको काम दिया गया है कि उनको शिल्पकारों के बारे में जानना है, ठीक है, जो धातुओं के साथ काम करते हैं। They decide to visit the local iron smiths to practice this craft. बेटा जैसे आपके आसपास प्रेजेंट होते हैं ना सुनार, लोहार या सब्जी वाले, इसी तरीके से उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो आसपास वाले आयरन स्मिथ के पास जाएंगे उनकी क्राफ्ट को देखने के लिए। आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम ये आयरन स्मिथ क्या होता है। तो बेटा आयरन स्मिथ होता है लोहार, यानी कि वो इंसान जो लोहे की चीजें बनाते हैं, लोहे की चीजों का उपयोग करके नई नई चीजों का निर्माण करते हैं, वो आयरन स्मिथ होते हैं, है ना। और जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा गोल्ड स्मिथ, तो गोल्ड स्मिथ कौन होते हैं बेटा? गोल्ड स्मिथ होते हैं सुनार, यानी जो सोने की चीजें बनाते हैं, सोने का यूज करके नई नई चीजें बनाते हैं, आपकी ज्वेलरीज हो गई, है ना। यशवंत एंड आनंदी रिक्वेस्ट देयर ग्रैंडफादर टू अकम्पनी देम। बेटा यशवंत और आनंदी ने अपने दादाजी से कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए। दे आर क्यूरियस टू लर्न हाउ दिस आयरन स्मिथ्स मेक डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेली यूज। वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु थे जानने के लिए कि जो लोहार है वो कैसे सारी चीजें बनाते हैं। दे इंटरेक्ट विद एन एल्डरली क्राफ्ट पर्सन सुदर्शन अंकल। अब वो वहां गए और वहां पे किससे मिले? एक बूढ़े व्यक्ति से मिले जिनका नाम था सुदर्शन। यशवंत, विच आइटम डू यू जनरली मेक? यशवंत ने पूछा कि आप सामान्यतः कौन सी वस्तुएं बनाते हो? सुदर्शन अंकल ने रिप्लाई किया, जनरली वी मेक आइटम्स ऑफ डेली यूज सच एज पैन, तवाज, बकेट, बाल्टीज, टोंग्स, चिमटास एंड फार्मिंग टूल्स लाइक स्पेड्स, एक्स, कुल्हाड़ी, फावड़ा, ट्राल्स, खुरपी एंड रैक्स, जेलीज। बेटा सुदर्शन अंकल ने बताया कि हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं जो आपके घरों में भी यूज होती हैं, जैसे तवा, बाल्टी, चिमटा, और साथ ही साथ जो फार्मिंग में यूज होते हैं, कृषि में यूज होते हैं, फावड़ा, कुल्हाड़ी, खुरपी, ये सब भी हम बनाते हैं। आनंदी, व्हाट मटेरियल्स आर दे मेड ऑफ? आनंदी पूछती है कि ये वस्तु किस चीज से बनी होती है। ये देखो आप देख सकते हो, ये यशवंत और आनंदी है उनके दादाजी के साथ, और यहाँ पे जो है सुदर्शन अंकल जो है वो लोहे के औजार बना रहे हैं। आसपास आप देख सकते हो जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है वो सब लोहे का है। सुदर्शन, अब सुदर्शन अंकल क्या कह रहे हैं? वी यूज आयरन मेटल टू मेक दिस आइटम। हम लोग लोहे का यूज करते हैं ये सारी वस्तुएं बनाने के लिए। वी ऑल्सो यूज वुड टू प्रिपेयर हैंडल्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। और जहां जहां हमें जरूरत लगती है वहां वहां हम लकड़ी के हैंडल्स भी लगाते हैं। एडिशनली वी यूज कोल इन आवर फर्नेसेस टू हीट द आयरन। और बेटा इसके साथ साथ हम कोयले का भी यूज करते हैं अपनी भट्टियों में लोहे को गर्म करने के लिए। फर्नेसेस क्या होती है बेटा? भट्टियां होती हैं जिनको आप अंगीठी वगैरह भी बोलते हो, है ना। सुदर्शन इज हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन द फर्नेस। वो क्या कर रहे थे? वो एक आयरन के ब्लॉक को भट्टी में गर्म कर रहे थे। इट हैज बिकम रेड हॉट। वो कैसी हो गई? बिल्कुल लाल गर्म। ही स्टार्ट्स बीटिंग इट हार्ड विद अ हैमर। और फिर वो उसको जोर जोर से हथौड़े से पीटना शुरू करने लगे। आनंदी इज अमेज्ड एंड आस्क्ड व्हाई आर यू बीटिंग इट? अब आनंदी थोड़ा सा आश्चर्यचकित होकर पूछती है कि आप इसको क्यों पीट रहे हो? सुदर्शन, I am beating it to shape it into an axe. वो कह रहे हैं कि मैं इसको इसीलिए पीट रहा हूँ कि ताकि मैं इसको एक कुल्हाड़ी की शेप दे सकूं। देखो बेटा कुछ इस तरीके से ब्लॉक होगा वो, ठीक है, और जब उसको गर्म किया तो पिघल गया, और पिघलने के बाद उसको कैसी शेप देने वो चाह रहे हैं? वो उसको इस तरीके से शेप देना चाह रहे हैं, है ना। देखी होगी ना सभी ने, कुल्हाड़ी कुछ इस तरीके की होती है ना। आनंदी, वाओ, a piece of iron can be beaten into a flat shape. Can we do this with other metals as well? वाह, लोहे के टुकड़े को पीट के एक चपटा आकार दिया जा सकता है। क्या हम किसी और धातु के साथ भी ऐसा कर सकते हैं? You may also have many such questions. Let us explore what else we can do with metals. इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में भी आए होंगे, है ना। तो चलिए हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम धातु के साथ कर सकते हैं। दिखा देते हूँ, जो अंकल की शॉप पर ना कुछ इस तरीके से होगा। ये देखो आयरन के बर्तन, कढ़ाई और चमचा वगैरह, ठीक है। और ऐसे ही आयरन के बेटा कई सारे टूल्स भी बने होते हैं और अदर भी, जैसे प्लास वगैरह आप लोगों ने अपने घर पे देखे होंगे, ठीक है, जो आपके कंस्ट्रक्शन में, है ना, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में, इलेक्ट्रिशियन वगैरह ये सब यूज करते हैं। आगे बढ़े। 4.1 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल।
तो आइए अब कुछ पदार्थों की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, उनके गुण के बारे में बात कर लेते हैं। 4.1.1 मैलिएबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बेटा आघात वर्धनीयता की। क्या आप लोग जानते हो मैलिएबिलिटी क्या होता है? कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते हो तो आज आप लोग सीख जाओगे और आपको हमेशा याद रहेगा। एक्टिविटी 4.1 लेट अस एक्सप्लोर। तो आइए पहले एक एक्टिविटी समझ लेते हैं। क्वेश्चन, आपको कुछ सावधानी बरतनी है। कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन एडल्ट। बेटा आपको ये एक्टिविटी अपने टीचर और अब किसी बड़े के सम्मुख ही करनी है, ठीक है, उनके निर्देश में ही करनी है। क्या करना है आपको? सबसे पहले collect some waste pieces of copper and aluminium, an iron nail, a piece of coal, a pea-sized lump of sulfur, गंधक and a block of wood। बेटा आप लोगों को कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए पिक्चर भी लेकर आई हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो इस तरीके से होता है आपका कॉपर, ठीक है, आप मतलब ये पूरा आपको ब्लॉक जैसा नहीं मिलेगा, आप ये वायर में से भी आप एक पीस ले सकते। अच्छा, उसके बाद एल्यूमिनियम का पीस, ये देखो इस तरीके से होता है एल्यूमिनियम का पूरा ब्लॉक। ये आपका कोल, ठीक है, अभी सल्फर में आपको नीचे दिखाऊंगी, मेरे पास इधर स्पेस नहीं था। और साथ ही साथ एक लकड़ी का टुकड़ा। रिकॉल द चैप्टर विट्रियल अराउंड अस इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्व द अपीयरेंसेस ऑफ द अबव आइटम्स। बेटा आप लोग क्लास 6 का जो हमने चैप्टर पढ़ा था मटेरियल अराउंड अस, उसके बारे में सोचो और अपने दिमाग में थोड़ा सा अपीयरेंस लेकर आओ कि कैसे दिखते हैं। आपको उसे सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए इधर यहाँ पे पिक्चर्स लगा दी है। आर दे लस्ट्रस? आपको देख के क्या लग रहा है कि ये चमकदार है? मुझे कमेंट करके बताते जाओ। बेशक मैं बाद में देखूंगी आपके कमेंट्स, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो, है ना। अगर आप नहीं कर सकते हो, अगर आप मम्मी के साथ या डैडी के साथ बैठकर देख रहे हैं तो आप उनकी हेल्प से भी कमेंट करा सकते हैं मुझे, ठीक है। तो मुझे समझ आएगा कि आप लोगों को चीजें अच्छी लग रही है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। इज इट ओके? Also note whether they are hard or soft and record your observation in table 4.1। अब आपको बेटा ये भी देखना है, आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये हार्ड है कि सॉफ्ट है, और फिर आपको ये अपने टेबल 4.1 में लिखना है। Now place each of these items one by one on any hard surface and beat them with hammer। अब बेटा आपको बारी बारी से ये आइटम लेने हैं, हार्ड सरफेस पे रखने हैं और उसको फिर आपको हथौड़े की मदद से पीटना है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। What do you think will happen? Do the objects become slightly flattened or do they break into pieces? आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या जो आपके मटेरियल है वो फ्लैट हो जाएंगे या फिर वो पीसेस में टूट जाएंगे? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1। आपको ये भी अपने टेबल के अंदर फिल करना है। देखो बेटा ऊपर मेरे पास जगह नहीं थी, देखो इस तरीके से होता है सल्फर, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में भी होता है और अगर आप इसको क्रश करोगे तो इस तरीके से ये पाउडर भी बन जाता है। मैंने आपको सारे ऑब्जेक्ट्स दिखा दिए हैं, अब आप उनकी अपीयरेंस भी देख सकते हो, उनको पता चलेगा आपको देखकर ही कि हार्ड है कि सॉफ्ट है, लेकिन हैमर से आपको पीट के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मेरे से पहले ये टेबल जल्दी से फिल कीजिए अपनी अपनी बुक में और उसके बाद फिर क्रॉस चेक कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीस ऑफ कॉपर की। अभी हम लोग ऊपर देखकर आए थे ना, कॉपर कैसा दिखता है बेटा? बिल्कुल चमकदार। तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसा है? ये है आपका लस्ट्रस। क्या हार्ड था कि सॉफ्ट? हार्ड। क्या पीटने पर ये फ्लैट होगा? बिल्कुल, जब आप इसको पीटोगे तो ये फ्लैटन्स हो जाएगा। अब बात करते हैं पीस ऑफ एल्यूमिनियम की, वो भी अभी हम लोग देखकर आए हैं, कैसा था? बिल्कुल चमकदार, नेचर में हार्ड, और आप इसको पीटते हो तो ये भी फ्लैटन हो जाता है। बहुत अच्छा एग्जांपल इसका बताऊं, आप लोगों के घर पे एल्यूमिनियम का फॉइल पेपर होता है ना, तो यानी इस ब्लॉक को इतना ज्यादा पीटा जाता है कि वो इतनी पतली चादर में परिवर्तित हो जाता है। आयरन नेल, कील आप सभी ने देखी होगी, कैसी होती है? चमकदार। अब आप लोग बोलोगे नहीं मैम वो तो गंदी सी होती है। नहीं बेटा, आप जब नई कील लेकर आओगे ना तो वो बहुत चमकदार होती है, लेकिन क्या होता है कि हवा और पानी के कांटेक्ट में आने की वजह से उसके ऊपर जंग लग जाता है, जिसको आप रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हम अभी नए ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। हार्ड होती है कि सॉफ्ट? आप कहेंगे कि मैम ये भी हार्ड होती है, और अगर आप इसको हैमरिंग करोगे तो ये क्या होगा बेटा? ये भी आपकी फ्लैटन हो जाएगी। कोयले के पीस की बात करेंगे, अभी हमने देखा कैसा था? नॉन लस्ट्रस, है ना, ब्लैक कलर का होता है, कहीं पड़ा होगा तो आपको ऐसे चमक से दिखेगा नहीं। हार्ड है कि सॉफ्ट? हार्ड। अगर आप इसको हैमरिंग करोगे यानी हैमर से पीटोगे तो बेटा ये फ्लैट नहीं होगा, ये ब्रेक हो जाएगा पीसेस में।
सल्फर अभी आप लोगों ने देख लिया है, कैसा है? जल्दी बताइए कैसा है? नॉन लस्ट्रस। हार्ड है कि सॉफ्ट? सॉफ्ट, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जब हम उसको हैमरिंग कर रहे थे तो वो ब्रेक भी हो जा रहा था। ब्लॉक ऑफ वुड, वुड का ब्लॉक कैसा होगा बेटा आपका? ये भी आपका नॉन लस्ट्रस होगा, हार्ड होगा, और आप इसको हैमरिंग करोगे तो ये आपका ब्रेक्स इनटू पीसेस। तो आशा करती हूँ यहाँ तक की टेबल सभी बच्चों को समझ आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Analyze table 4.1. Identify the objects that are lustrous in appearance and hard. बेटा अब आप लोगों ने टेबल में पढ़ लिया और अब आप लोग आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी ऑब्जेक्ट जो है वो चमकदार है। लस्ट्रस होती है आपकी चमकदार। ठीक है, और कौन सी आपकी हार्ड है। You might have observed that objects made from copper, aluminium and iron are lustrous in appearance and are hard. आपने देखा, ऑब्जर्व किया कि जो ऑब्जेक्ट आपकी कॉपर से, एल्यूमिनियम से और आयरन से बनी है वो चमकदार है, दिखने में शाइनिंग जैसी दे रही है और साथ ही साथ हार्ड भी है। लस्टर शोन बाय मेटल इज नोन एज मेटलिक लस्टर। वो चमक जो धातुओं के द्वारा दिखाई देती है उन्हें क्या बोला जाता है बेटा? उन्हें बोला जाता है धात्विक चमक। Materials like copper, aluminium and iron are known as metals. तो वो पदार्थ जैसे कि आपके कॉपर से बनेंगे, एल्यूमिनियम से बनेंगे, आयरन से बनेंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा मेटल्स। जबकि कोल, सल्फर एंड वुड आर नॉन लस्ट्रस एंड नॉट एज हार्ड एज मेटल। और जबकि हमने देखा कि जो कोयला है, सल्फर है, वुड है, लकड़ी है, ये क्या है? ये नॉन लस्ट्रस है, यानी ये चमकदार नहीं है और साथ ही साथ ये मेटल की तरह हार्ड भी नहीं है। Are all metals hard and solid? क्या सारे metals hard और solid होते हैं? Not really. Some metals like sodium and potassium are so soft that they can be cut with a knife. बेटा कुछ metals इतने soft होते हैं कि उनको आप आराम से चाकू की मदद से भी काट सकते हो। ठीक है, कौन से metal? सोडियम और पोटेशियम। ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इमेज भी लेकर आई हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। देखो बेटा, ये है आपकी पोटेशियम जिसको के सिंबल से दर्शाते हैं। ठीक है, और ये वाला नीचे वाला है आपका सोडियम। ठीक है, और इसको किससे दर्शाते हैं? Na से। आगे बढ़े। There is one metal, mercury, that is found in a liquid state at room temperature, which you might have seen in thermometers. बेटा एक मेटल ऐसा भी है, एक धातु ऐसा भी है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, यानी कि अगर आप उसे कमरे में रखेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। शायद आप लोगों ने थर्मामीटर के अंदर देखा होगा। Recall the chapter Temperature and its Measurement from the Grade 6 Science Textbook Curiosity. बेटा आप लोग याद करो जो क्लास 6 में आप लोग पढ़ते रहे हो चैप्टर टेम्परेचर और मेजरमेंट, वहां आप लोगों ने शायद पढ़ा हो। ये देखो जरा, जिस बच्चे को नहीं पता है, ये देखो ये ऐसा होता है मरकरी। ठीक है, और बेटा आप लोग देखोगे ये थर्मामीटर के अंदर, ठीक है, तो ये जो ब्लैक से शो किया गया ना, ये होता है आपका मरकरी जो लिक्विड होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये आपका जो है राइज अप होता है। ठीक है, और ये आपका सोडियम मेटल तो है, ये भी मैंने बताया, जिसको आप आसानी से चाकू से काट सकते हो। Which objects did you find become flat on beating with hammer? अब कौन सी ऐसी वस्तु है जिनको हथौड़े से पीटने पर वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है? You must have observed that objects such as piece of copper and iron nail and a piece of aluminium become flat when beaten. आपने देखा कि कॉपर, कील और एल्यूमिनियम के जो पीस थे उनको अगर आप पीट रहे थे हैमर से तो वो फ्लैट हो जा रहे थे। Whereas other objects or material behave differently, this property by which materials can be beaten into thin sheets is called malleability. तो बच्चे वो प्रोसेस, या आप बोल सकते हो कि धातुओं की या किसी पदार्थ की वो प्रॉपर्टी जिसमें उसको पीट पीट के आप एक पतली सी शीट में परिवर्तित कर सकते हो। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? आपकी मैलिएबिलिटी, यानी कि आघातवर्धनीयता। मोस्ट मेटल्स possess this property. अधिकांश धातुओं में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल शीट? क्या आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो मेटल शीट के? अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट। You might have seen thin silver foil on some sweets and aluminium foil used for wrapping food items. बेटा आपने देखा होगा मिठाइयां वगैरह आप लोग खाते हो ना, तो उसके ऊपर सिल्वर कलर का कुछ लगा होता है
है ना। तो क्या होता है, वो सिल्वर फॉइल होता है जो उसको इतना पतला कर दिया जाता है पीट पीट के कि वो बिल्कुल आपकी उंगली से भी, अगर आप उसको इस तरीके से स्मैश करोगे तो उंगली के अंदर बिल्कुल मिक्सअप हो जाता है। और वहीं कहीं अगर आप, मैं दूसरा एग्जांपल आप लोगों को दूं, तो आप बोल सकते हैं कि आपके घरों में जो आप फूड आइटम्स को रैप करते हो ना, एल्यूमिनियम फॉइल सबके घर में होगा, ठीक है, तो वो भी एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। These are formed due to their malleability, और ये क्यों होती है, अपनी इस प्रॉपर्टी आघातवर्धनीयता के कारण। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। बेटा एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने के लिए कि सबसे ज्यादा मेलिएबिलिटी किसकी होगी, गोल्ड और सिल्वर की। जो ज्वेलरीज वगैरह होती है ना, कितनी अच्छे से प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग के साथ बनाई जाती है, सिल्वर की ज्वेलरी, गोल्ड की ज्वेलरी, अलग अलग पैटर्न डिजाइन। क्यों, क्योंकि ये इनके अंदर इतनी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि आसानी से मैलेबल हो जाते हैं, ठीक है, और उस वजह से जो सुनार है वो क्या करते हैं, उनको अच्छे से एक शेप दे देते हैं। A piece of coal or a lump of sulfur does not show this behavior। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोयला, ठीक है, सल्फर, ये सारी चीजें जो है ना इस तरीके का बिहेवियर नहीं दर्शाते। इनका क्या होता है, दे ब्रेक इनटू पीसेस एंड आर सेड टू बी ब्रिटल। ये बेटा टुकड़ों में टूट जाते हैं और इनको ब्रिटल कहा जाता है। ब्रिटल होता है आपका भंगूर। On the other hand, wood neither gets flattened into a sheet nor breaks pieces, therefore wood is neither malleable nor brittle। बेटा और दूसरे तौर पर देखा जाए तो लकड़ी का जो टुकड़ा है, ना तो आप उसको किसी चादर में परिवर्तित कर सकते हो, ना ही आप उसको टुकड़ों में तोड़ सकते हो। इसलिए आप क्या बोलोगे कि लकड़ी के अंदर ना तो मैलेबिलिटी है और ना ही वो ब्रिटल है। आगे बढ़ते हैं, होलिस्टिक लेंस, द इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। अब देखते हैं कि जो भारत की सभ्यता है, ठीक है, उसके अंदर लोहे ने क्या इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले किया है, यानी कि लोहे के क्या क्या प्रभाव रहे उस सभ्यता की उन्नति में। इन द ग्रेड 6 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, यू लर्न अबाउट द हड़प्पन्स। बेटा कक्षा 6 की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है ना, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, उसमें आप आवासियों के विषय में आपने पढ़ा होगा। दे न्यू हाउ टू यूज मेटल्स लाइक कॉपर एंड गोल्ड। वो जानते थे कि कॉपर और गोल्ड को किस तरीके से यूज करना है। दे यूज दिस मेटल टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अटेंसिल्स टू ज्वेलरी। बेटा वो इन धातुओं का यूज करते थे बहुत सारी चीजों बनाने में, बर्तन से लेके ज्वेलरी तक वो इनका यूज करते थे। However, you would hardly find any evidence of the Harappan using a very prominent metal, iron, which you see a lot around you today। लेकिन ये बहुत हार्डली है कि आपको कोई एविडेंस, कोई सबूत मिलेंगे उस दौरान आयरन की किसी चीज का यूज होने के, जबकि आज के टाइम पर देखा जाए तो आपको हर जगह आयरन मिलेगा, लोहा मिलेगा। दिस इज बिकॉज इट टुक अ लॉन्ग टाइम बिफोर आयरन वाज यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटी। और ऐसा क्यों है, क्योंकि लोहे को हमारी डेली लाइफ में आने में बहुत बड़ा समय लगा, ठीक है। However, once the use of iron gained prominence in the times that followed, it contributed significantly to the progress of civilization in India। लेकिन आप बोलोगे कि जैसे जैसे लोहे को आप जानने लगे, है ना, उसके बारे में पता लगने लगा, उसके यूजेस के बारे में पता लगने लगा, तो वो अपने आप में ही भारत की जो सभ्यता है उसके अंदर, उसकी प्रगति के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने लगा। For instance, due to its strength, agricultural tools like plug made from iron were much superior to those used previously। अब देखो आप लोग उदाहरण के तौर पे देख भी सकते हो, है ना, क्योंकि उनके अंदर इतनी अच्छी मजबूती होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले के टाइम पे क्या होता था, लकड़ियों वगैरह का ज्यादा यूज करते थे ना, जो कृषि होते थे वो सारी चीजें लकड़ियों पे ज्यादा बेस्ड रहते थे। लेकिन आज के टाइम पे आप देखोगे स्क्रैप अच्छी होने की वजह से जो है आयरन के नए नए टूल्स बनाए जा रहे हैं, जिससे फार्मिंग वगैरह जैसी चीजें जो है वो आसान हो रही है। What could be the potential reason that is generally considered that copper was discovered earlier as compared to iron? बेटा आपको क्या लगता है कि जो अभी हमने देखा कि जो तांबा है उसकी खोज पहले हो गई लोहे से, तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताती हूँ। जनरली क्या होता है ना कि आपका जो आयरन है ना, वो अपने साथ जब हम उसको नीचे से, जब हमें वो फाइंड आउट होता है अर्थ में से, हम जब उसको निकालते हैं तो उसके साथ कई सारे ओर्स मिले हुए होते हैं, यानी वो प्योर फॉर्म में नहीं होता। अब प्योर फॉर्म में नहीं है तो आपको उसको प्योर करने के लिए कई सारे प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ेगा। साथ ही साथ अभी हमने देखा कि आयरन जो है वो बहुत ज्यादा कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। उसको मेल्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, है ना। तो हो सकता है उस टाइम पर इतना हाई टेम्परेचर ना हो, इतनी सारी पहले के टाइम पे इतनी सारी प्रोसेसेस तो थी नहीं कि हम फटाफट से और से अपना आयरन निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2-3 बेसिक्स रीजन की वजह से क्या हुआ, उन लोगों ने कॉपर का यूज करना ज्यादा इजी समझा एज कंपेयर टू आयरन,
क्योंकि कॉपर जो आपका प्योर फॉर्म में मिलता था और उसको ज्यादा हाई टेम्परेचर भी नहीं चाहिए होता था। तो समझ आया आप लोगों को बच्चे? तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे 4.1.2 डक्टिलिटी। अब हम लोग बात करेंगे तन्यता की। अब ये तन्यता क्या होता है? यानी कि वो एबिलिटी किसी मेटल की जिससे वो एक तार में परिवर्तित हो जाए। आइए जानते हैं, वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ मेटल वायर्स। बेटा आप लोगों ने धातु की जो तारें हैं उनका यूज कहां कहां होते हुए देखा है? You might have seen wires of metals like copper और aluminium in electrical fittings. आपने देखा होगा आपके घरों में जो बिजली की फिटिंग वगैरह होती है उसके अंदर कॉपर्स की वायर लगाई जाती है ना, एल्यूमिनियम की वायर लगाई जाती है, एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। सम ऑर्नामेंट्स, कुछ ऐसी चीजें जैसे कि बैंगल्स, नेकलेस, इयररिंग्स, है ना, इन सब के अंदर भी आपने देखा होगा छोटी छोटी जो आपकी तारें होती है जिनसे एक दूसरे पार्ट्स को जोड़ा जाता है। Metal wire play important function in a variety of stringed musical instruments such as veena, sitar, violin and guitar. आपने देखा होगा कि जितने भी ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है कौन से वाले? स्ट्रिंग्ड वाले। स्ट्रिंग क्या है बेटा? जिनके अंदर तार होती है, यानी म्यूजिक जो है आपका तार की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे गिटार आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा। तो इतनी सारी जगहों पे हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ रही है? तार की, वायर की। This property of material by which they can be drawn into wire is called ductility. तो वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा आप किसी मटेरियल को तार में खींच सकते हो उसे क्या कहते हैं? उसे डक्टिलिटी यानी कि तन्यता कहा जाता है। This property of ductility is mainly possessed by metal. और आपको पता है कि ये ज्यादातर किसमें पाई जाएंगी? धातुओं में। ठीक है, देखो, gold is so ductile that 1 gram of it can be drawn into 2 kilometer long wire. आपको पता है सोना इतना तन्य होता है, यानी उसके अंदर इतनी तन्यता होती है कि आप 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो। The ductile nature of metal enables for the creation of this steel strainer with metals wire. आप लोग देख सकते हो आपके घरों में, सबके घरों में चाय छलनी, आटा छलनी ये सब होगा, है ना? तो देखो आप उसमें कितने पतले पतले बारीक बारीक जो है तारों की मदद से जाली जैसी बनाई जाती है ना? तो समझ आया सभी को डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी? चलिए आगे बढ़ते हैं। Have you ever seen wire made of coal or sulfur? अब क्या आप लोगों ने कभी देखा है कोयले और सल्फर की तार बनते हुए? आप बोलोगे कि मैम कैसे बनेगी, जब हम उनको बीट कर रहे हैं तो वो तो टूट जा रहा है पीसेस में। वेरी गुड, ऑब्वियसली नॉट। वी कैन से दैट कोल एंड सल्फर आर नॉट डक्टाइल। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोयला और सल्फर जो है बेटा वो तन्य नहीं होते या तन्यता शो नहीं करते। आइए डाइव डीपर देख लेते हैं फटाफट से। Do you know that rope made of steel, a mixture of metal, iron and non-metal carbon wires can support heavy load? बट आप लोगों को पता है कि जैसे हम जो तारे बनाते हैं ना जिसके अंदर नॉन मेटल्स दोनों के मिश्रण से तैयार की जाती है रस्सियां, इनका यूज कहाँ किया जाता है? बहुत हैवी लोड्स उठाने में, यानी भारी वजन को उठाने के लिए सपोर्ट करती है। Therefore, इसीलिए they are used in suspension bridges and in cranes to lift heavy objects. और आप देख भी सकते हो ना, ऐसे देखो, ये वायर से पूरा ऐसे सपोर्ट लिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ऐसे इस तरीके के जो ब्रिजेस होते हैं या फिर जो क्रेन्स वगैरह होती हैं, भारी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा 4.1.3 सोनोरिटी। अब हम लोग बात करेंगे ध्वनिकता की। आइए जानते हैं क्या है ये। Have you ever noticed the sound produced when a metal spoon or a metal plate or a metal coin is dropped on the floor? बेटा क्या आप लोगों ने नोटिस किया उस आवाज को जब कोई चम्मच गिरती है या कोई प्लेट गिरती है या फिर कोई सिक्का गिरता है जमीन पर? How is it different from the sound produced when a piece of coal or wood is dropped on the floor? अब इसकी जो आवाज है गिरने की, वो जब आप किसी कोयले को, लकड़ी को नीचे गिराते हो उसकी आवाज से किस तरीके से डिफरेंट है। एक्टिविटी 4.2 लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो आइए थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सावधानी आप लोगों को क्या बरतनी है? आपको ध्यान से अपनी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे ध्यान से गिरानी है, ऐसे नहीं कि बहुत जोर से आपको फेंक देनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है? टेक फ्यू ऑब्जेक्ट सच एज मेटल स्पून, कॉइन, पीस ऑफ कोल एंड अ ब्लॉक ऑफ वुड। बेटा आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लेनी है, जैसे कि आपका चम्मच, सिक्का, कोयले का पीस, लकड़ी का वुड, ठीक है, लकड़ी का ब्लॉक, इस तरीके से। ड्रॉप देम वन बाय वन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। अब आपको कोई एक हाइट पे रख लेना है या फिर आपको कोई टेबल वगैरह आपके घर में होगा, वहां पे उन सब सामानों को रखना है और एक एक करके उनको नीचे गिराना है। डू यू नोटिस एनी डिफरेंसेस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दीस ऑब्जेक्ट्स? आपको क्या कोई, जब ये गिरेंगे तो उनके द्वारा जो आवाजें निकलेंगी, क्या आपको उनमें कोई डिफरेंस नजर आएगा? अब देख लेते हैं यहाँ पे। I use the difference in sound when my stick hits wood or metal to help find my way.
बट देखो, ये जो हमारे डिसेबल्ड पर्सन होते हैं ना, जनरली जिनके अंदर हम लोग ब्लाइंड पर्सन की बात करते हैं, तो आप देखोगे कि वो हमेशा एक स्टिक अपने साथ लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टिक है ना आपकी, जब वो हिट करती है लकड़ी पे या धातु की चीजों पे, तो वो उनको अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस करके बताते हैं, जिनसे वो डिफरेंसेस पता लगा पाते हैं और इस तरीके से वो अपना रास्ता आसानी से समझ पाते हैं। देखते हैं, जब आपने जो अपने ऑब्जेक्ट से गिराए तो आपको क्या मिला? You would observe that the metal spoon and the metal coin produce a ringing sound. आप देखोगे कि जो आपकी चम्मच है, कॉइन है, प्लेट है, ये सब तो आपकी रिंगिंग जैसी साउंड प्रोड्यूस करेंगी, यानी कि एक तेज आवाज। कोल एंड वुड ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूस डल साउंड, जबकि कोयला, लकड़ी ये गिरने पर कैसी आवाज प्रोड्यूस करेंगे? हल्की सी। This property of metals that enables them to produce a ringing sound is called sonority, and metals are said to be sonorous in nature. बेटा, धातु की वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर वो गिरने पर या टकराने पर एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ध्वनिकता। ठीक है? और जो धातु इस तरीके की आवाज प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सोनोरस, यानी कि ध्वनिक। समझ आया सभी बच्चों को? आप देख सकते हो ये जो घुंघरू है, ये घुंघरू की आवाज कैसे आएगी? आपको पता है मेटल से बने हुए, ठीक है? तो जब दो मेटल आपस में टकराते हैं तो क्या करेंगे? सोनोरिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो ओ द रिंगिंग साउंड ऑफ माय घुंघरूज इज आल्सो ड्यू टू द सोनोरिटी ऑफ मेटल्स। तो समझ आया अब आप लोगों को कि घुंघरू से निकलने वाली आवाज किस वजह से होती है? मेटल की एक प्रॉपर्टी सोनोरिटी की वजह से। ऐसे ही स्कूल के अंदर जो घंटी बजती है ना, अब तो वैसे वाली बैल्स लगा दी है, लेकिन पहले क्या होता था, इस तरीके से मेटल का एक पेन टाइप, तवा टाइप लेते थे और दूसरा एक हैमर लेते थे और उसको उस पर जोर जोर से बजाते थे। Now I understand the ringing sound of the school bell is due to the sonority of metal. तो अब मुझे समझ आया कि विद्यालय में बजने वाली घंटी की जो आवाज है वो किसकी वजह से होती थी? धातु की सोनोरिटी की वजह से। हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा कि वो क्या होते हैं? वो हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, चमकदार होते हैं। जब आप उनको किसी चीज से पीटते हो, जैसे कि हथौड़ी वगैरह से, तो वो आपके पतली चादर में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि वो मैलिबिलिटी शो करते हैं। ठीक है? साथ ही साथ हमने देखा कि वो डक्टिलिटी शो करते हैं, यानी कि उनको उनसे हम पतली तारे बना सकते हैं, और वो सोनोरिटी भी दिखाते हैं, यानी कि गिरने पर एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आशा करती हूँ यहाँ तक की प्रॉपर्टीज आप लोगों को अच्छे से समझ आई होंगी। तो बच्चों, मेटल्स की और भी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे पार्ट 2 में।